हर देश एक बार ही आजाद होता है, लेकिन हमारा महान भारत देश 2 बार आजाद हुआ। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। और दूसरी आजादी के बाद जो भारत उभर कर सामने आया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स जेल में और रेपिस्ट बेल पर। मणिपुर 2 सालों तक जलता रहा, लेकिन मणिपुर का दर्द और चीखें प्राइम टाइम तक नहीं पहुंची। एक पूरा स्टेट जलता रहा, लेकिन इस पर हमारा नेशनल मीडिया सालों तक चुप रहा। हमारे पास दुनिया का सबसे अमीर और खुद का क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया का सबसे सस्ता और खुद का 5G नेटवर्क है। फेक इन्फ्लुएंसर्स है जो फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, बेटिंग ऐप प्रमोट करते हैं। नफरती पॉलिटिशियंस है जो समाज में नफरत फैलाते हैं। बिकाऊ बॉलीवुड स्टार्स है जो चंद पैसों के लिए जहर प्रमोट करते हैं और कुछ सरकार की चाटुकारिता करते हैं। स्टूडेंट्स रोड पर, किसान रोड पर, मरीज अस्पताल के बाहर। और अगर यही आजादी है तो सालों पहले हमें बेवकूफ बनाया गया था। आइए हमारे आजादी की महानता देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी दुनिया की 4थी इकोनॉमी बन चुकी है। दुनिया की 4थी इकोनॉमी बने। 4थी इकोनॉमी के इस गिनती के पीछे लाखों लोग छूट गए हैं। ये एक वीडियो देखो। जगह जगह कीचड़ से भरी एक कच्ची सड़क। यूपी के हमीरपुर जिले से एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बैलगाड़ी से हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, क्योंकि वहां तक एम्बुलेंस पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है। ये एक और वीडियो देखो। पूरी की पूरी सबवे में मरीज भरे पड़े हैं। यहाँ आपको कुत्ते और इंसान दोनों साथ सोते नजर आ जाएंगे। इस टनल का रास्ता जाता है देश के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स तक। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कमरा है, जहाँ बेड पर ही नहीं फ्लोर पर भी पेशेंट्स भरे हुए हैं। ये 21वीं सदी का भारत है, जहां देश चांद पर अपना फ्लैग लगा चुका है, लेकिन आम जनता अभी भी बेसिक राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही है। क्या इसे सच में आजादी कह सकते हैं? सिनेमा को हमेशा समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन आज वो रियलिटी का आईना नहीं, बल्कि पब्लिक माइंडसेट शेप करने का एक स्ट्रॉन्ग टूल बन गया है। Come, lick my shoe. You're excited to get married to a Telugu boy. Sorting, please. क्या करेगी? भूखी मर जाऊंगी, लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था। फिर क्लेरिफिकेशन दिया जाता है कि ये मूवीज तो बस एंटरटेनमेंट के लिए है और ये समाज पर कोई बुरा असर नहीं डालती। फिर हमारे सॉन्ग्स देखो। लहंगा उठा दे रिमोट। फिल्में और गाने एंटरटेनमेंट के नाम पर ऐसे कंटेंट परोस रहे हैं जो समाज में जहर घोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि ऐसे गाने और मूवीज इंसान के दिमाग पर एक गहरा असर डालती है। और मेरा ये मानना है कि फिल्मों का असर होता है सोसाइटी पर। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट है, आप इस सिर्फ एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखिए, इसका कुछ प्रभाव नहीं होता सोसाइटी पर। अब आप देखो कि मूवीज हमारे दिमाग पर कितना असर डाल सकती है। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, केरला स्टोरी। तो जब ये मूवी देखकर लोग थिएटर से बाहर निकले तो एक शख्स इनसे मूवी रिव्यू करता है। तब देखिए एक मूवी लोगों के दिमाग में कितना जहर भर सकती है। आप इन अंकल को देखिए, वो क्या कहते हैं। साफ साफ कह रहा हूँ, आधी लड़कियों को कट्टा मारने का मन कर रहा है अभी अंदर हॉल के अंदर। ऐसी मूवी थी। अरे कटुओं को मारो माता। क्या अब भी आपको लगता है कि मूवीज दिमाग पर असर नहीं डालती? आज हम एंटरटेनमेंट के नाम पर कौन सी मानसिकता गढ़ रहे हैं? द कपिल शर्मा एक फैमिली शो है और ये इंडिया में काफी फेमस है। इस शो में एक रशियन लड़की परफॉर्म करने आती है। तब कपिल शर्मा उसे पूछते हैं, आप कहाँ से हो? तब वो जवाब देती है, आई एम रशियन। तब देखो कपिल शर्मा क्या कहता है। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? रशियन? 15,000। ये बात आगे तब बढ़ी जब एक स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने 6,000 में रशियन इसे अपना सिग्नेचर डायलॉग ही बना दिया। 1 लाख भैया, 6,000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर? 6,000 लगेंगे। कह रहा 21,000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है, कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है।
अब देखो इसका असर रियल लाइफ में कैसे पड़ता है। मिथिलेश बैकपैकर एक यूट्यूबर है और वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ राजस्थान घूमने गया, लेकिन उसकी वाइफ लीजा रशिया से है। तो कुछ इंडियन लड़के उसके पास जाते हैं और 6000 कह के चिल्लाने लगते हैं। तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। फिर एक और रशियन महिला इंडिया आई थी और वो जब लोगों से सवाल करती है तो देखो उसे क्या जवाब मिलता है। सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6000 रुपए। क्या आप इसे अब भी मजाक समझते हो? तेलंगाना का ये वीडियो देखो। यहाँ 2 महीने के एक दलित बच्चे को जान से मार दिया गया। तेलंगाना में एक दलित समाज की महिला मंदिर गई, तब उसे मंदिर में प्रवेश के लिए 100 रुपए मांगे गए, जबकि उस मंदिर में सभी के लिए प्रवेश बिल्कुल फ्री है। जब उस महिला ने पैसे देने से मना किया तब उसे जाति सूचक गालियां दी और उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें उसके 2 महीने के बच्चे की जान चली गई। जो जातिवाद आज पूरी तरह से मिटना चाहिए था वो खुलेआम किया जा रहा है और आज वो दहाड़ रहा है, क्योंकि जातिवाद करने वालों को भी पता है कि सरकार उन पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं करेगी, क्योंकि सरकार में बैठे लोग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ही अभद्र बोलते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। तो जब देश के गृह मंत्री खुलेआम ऐसा बोल सकते हैं तो देश का आम नागरिक क्यों नहीं बोल सकता? अब हमारे देश के प्रधानमंत्री के बयान सुनो। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। एक और वीडियो देखो। यहाँ बीजेपी विधायक रमेश विधोरी लोकसभा में खड़े होकर खुलेआम जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। अब इसका इफेक्ट समाज पर कैसे पड़ता है ये भी देख लो। छोड़ो बड़े भाई, ओ छोड़ो बेटा, छोड़ो छोड़ो बेटा, अरे रहने दे। मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? मुस्लिम्स को सरेआम मारा जाता है और उनके खिलाफ आज देश भर में खुलेआम नफरत फैलाई जाती है। लेकिन मोदी और प्रशासन इतनी नफरत के बावजूद भी आंख बंद करके बैठे हैं। लेकिन जैसे ही कोई मुस्लिम हिंदू के या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेगा तब सडनली गवर्नमेंट की आंखें खुल जाती है, पुलिस प्रशासन में नई जान आ जाती है और तुरंत एक्शन लिया जाता है। दलितों के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ या किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई कुछ भी बोले उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि कानून सब के लिए समान नहीं रहा। न्याय अब सेलेक्टिव हो चुका है। दूसरी आजादी के बाद एक नई बीमारी देखने को मिली। ये बीमारी है अंधभक्ति। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? 146 देश। पूरा भारत को 30 नंबर पे ला दिया मोदी जी ने पूरे से मामले में है। आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। ये बीमारी शरीर को नहीं सोच को अफेक्टेड करती है। ये बीमारी सवाल पूछने की क्षमता खत्म कर देती है और ये बीमारी इंसान को इंसान नहीं रहने देती, उसे भीड़ का हिस्सा बना देती है। इनको गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं दिखाई देती, चाहे वो जातिवाद हो, धर्मवाद हो, करप्शन, रुपया का गिरना, महिला सुरक्षा, महंगाई हो या फिर बेरोजगारी हो। जब हर मुद्दे पर सवालों की जगह अंधा समर्थन हावी हो जाता है तब अकाउंटेबिलिटी कमजोर पड़ने लगती है। इसके बाद एक और मेन प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो है एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन महंगा, टैक्स ऑन एजुकेशन, मिड डे मील के नाम पर स्कैम
स्कूल में जातिवाद बढ़ रहा है और कई जगह तो गवर्नमेंट स्कूल्स ही बंद किए जा रहे हैं। जब शिक्षा महंगी होती है तो समानता मरती है और जब सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो गरीब का भविष्य बंद होता है। पिछले 10 सालों में यानी जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से 90,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए जा चुके हैं। शायद मोदी जी के नए भारत की यही आज़ादी है। अब जरा हमारे पॉलिटिशियंस को देखो। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से सदक लेती हूँ। मैं ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज़ है। जब हमें आज़ादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? अभी इन गवार नेताओं को चुनकर सत्ता में भेजा है तो इनको अपना आइडल मानने वाले ऐसे ही होंगे और इनसे ही इंस्पायर होंगे। स्कूल चलने नहीं देंगे यहाँ पर, हमारे एरिया में स्कूल नहीं चलने देंगे। अगर चलेगा तो एक भी टीचर यहाँ देखना चाहे, जिस दिन इस स्कूल का कोई भी टीचर दिखेगा साले को रोड पे नंगा करके मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। धमकी नहीं है, साथ साथ चेतावनी है हमारी। एक धर्म ही हमारे पास था जो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक था, लेकिन अब ये एक बिजनेस बन गया है। धर्म का उद्देश्य इनर पीस था, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव ने उसे वोट बैंक पॉलिटिक्स का टूल बना दिया है। राजनेता एक मंदिर की बात करते हैं और लोग उस पर पागलों की तरह सीटियां और तालियां बजाते हैं। आस्था कभी स्पिरिचुअल पावर था, लेकिन आज वो पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। मंदिर बनाने के बजट स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल से भी मोटे हो गए हैं। पॉलिटिशियंस को अब विकास की बात करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें बस धर्म के नाम पर चिल्लाना, धर्म के नाम पर बहस, मारपीट और धर्म के नाम पर ही अपनी राजनीति करना, यही काम रह गया है। और लोग भी इतने गुलाम बन गए हैं कि ये सवाल भी नहीं करते, बस उन्हें फॉलो करते हैं और पॉलिटिशियंस को ही अपना भगवान मानते हैं। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। मोदी जी उसके तो हम भक्त हैं, पूजा करते हैं उनका, मोदी जी के भक्त हैं। तो मोदी सब कुछ देते हैं हम लोग को, तो मोदी भगवान जी हम लोग को, भगवान को मानते हैं। कृष्ण भगवान है वो, मोदी जी भगवान जी। ये वही लोग हैं जो भगवान के सामने हाथ जोड़ते थे, आज इन ढोंगी पॉलिटिशियंस के सामने हाथ जोड़ते हैं। और अगर कोई इनके पार्टी के नेता पर सवाल उठाए तो ये जान से मारने की धमकी तक देते हैं। सरकार से सवाल पूछने वालों को आज देशद्रोही का लेबल दिया जाता है। आज लोगों ने भगवान को राजनीतिक मूर्तियों से बदल दिया है और पॉलिटिशियंस के लिए धर्म एक धंधा बन गया है। आज वो धर्म यानी मोस्ट प्रॉफिटेबल धंधे की राजनीति करते हैं। लेकिन सत्ता और श्रद्धा का ये कॉम्बिनेशन लोकतंत्र के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। इससे भी एक कदम आगे, हमने तो फिल्म स्टार्स को भी अपना भगवान बना लिया है। सुपरस्टार शाहरुख खान, अजय देवगन, देशभक्त अक्षय कुमार, क्रिकेटर सहवाग आज ये भगवान बन गए हैं। ये वही लोग हैं जो खुलेआम गुटखा और पान मसाला बेचने वाले एड्स करते हैं, लेकिन आज भी वो हमारे रोल मॉडल है, हमारे हीरो है और हमारे भगवान है, क्योंकि हमने फेम को ही मोरालिटी का प्रूफ बना दिया है। जो एक्ट्रेस कभी शुगर को हाथ तक नहीं लगाती, वो केमिकल से भरे ड्रिंक्स बेचती है। और ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज आज ऑनलाइन कैसीनो, जहरीले फेयरनेस क्रीम्स, शराब, नशा सब बेच रहे हैं। लेकिन ये करोड़ों युवाओं के आइकॉन हैं और लोग इन्हें आज भी फॉलो करते हैं। आज का यूथ इतना भटक चुका है कि ये इंस्पिरेशन से ज्यादा इल्यूजन को फॉलो कर रहा है। इन सभी के बीच भारत के रियलिटी शोज एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां आप लेट नाइट अडल्ट फिल्म और 9 बजे दिखाए जाने वाले शो में फर्क नहीं बता सकते। बिग बॉस जैसा शो लोगों के गाली देने से, चिल्लाने से और पर्सनल लाइफ एक्सपोज करने से चलता है, जिसकी नेशनल टेलीविजन पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लोग आज उस शो से ऐसे चिपके हैं जैसे ये महाभारत हो। अब भारत के 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रामा देखो। 4 ट्रिलियन ये नंबर क्या आपके लिए मायने रखता है जब बारिश की वजह से आपके घर के सामने की सड़क आसानी से टूट जाती है? ये भी कुछ नहीं लगता होगा, क्योंकि हर साल रोड एक्सीडेंट में करीब 17 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। ये कुछ युद्धों में मरने वालों से कई ज्यादा है। दुनिया के पीठ पर कौन सा ऐसा देश होगा जो अपने लोगों को इस तरह मरने के लिए छोड़ देता है और आप इसे प्रोग्रेस कहते हो?
रूरल इंडिया जाइए, सड़कें देखिए, हॉस्पिटल्स देखिए। कितने ही ऐसे गांव है जहां अभी भी साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल्स नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में जाइए, वहां बच्चों को 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता। खाना वाना हो जाता है रोज? होता है, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता, ऐसा ही भी रहते हैं। कितने टाइम खाते हो दिन में? दिन में हो गए, कभी कभी मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, ऐसा हूँ भी रह जाता। मतलब दिन में खाना नहीं भी मिला, ऐसा भी हो जाता है? पॉलिटिशियंस कैमरा लेकर जाते हैं, किसी गरीब के यहाँ खाना खाते हैं और फिर सब ठीक। फिर लोग सब भूल जाते हैं और 15 अगस्त को प्रोफाइल अपडेट करके सब ठीक होने का नाटक करते हैं। क्योंकि देशभक्ति सिर्फ डीपी बदलने तक ही सीमित होकर रह गई है। आज कोई भी सरफिरा धर्म का ठेकेदार बनकर आता है और स्कूल बंद करने की धमकी देता है। स्कूल बंद ही होना चाहिए, यहाँ माउंट की जगह आना चाहिए, हर हर महादेव स्कूल। बस मैं तुम्हें ये बताऊं, देखिए यहाँ पर या तो गौशाला बननी चाहिए, नहीं या तो गुरुकुल बनना चाहिए भाई, नहीं गुरुकुल बनना चाहिए, बात खत्म। या तो यहाँ पर एमपी के बैतूल जिले में एक मुस्लिम शख्स अब्दुल नईम ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग लगाकर एक स्कूल खोला, लेकिन उन पर आरोप लगाया गया कि वो गैर कानूनी मदरसा है और सिर्फ इसलिए प्रशासन ने उस स्कूल को तोड़ दिया। भारत में एजुकेशन आज सच में एक स्कैम बन चुका है। टूटी बेंच, टीचर्स नहीं, टॉयलेट्स नहीं, किताबें नहीं, लेकिन हर 5 किलोमीटर पर एक कोचिंग सेंटर खुला है जो आपके बच्चे की जिंदगी तैयार करने के लिए साल के 2 लाख रुपए मांगता है। क्योंकि एजुकेशन अब आपका अधिकार नहीं, एक धंधा बन गया है। ये सिर्फ एक पहलू है। दूसरा ये है कि आप टीवी ऑन करो, कोई सच्चाई नहीं दिखा रहा, वो डर बेच रहे हैं। न्यूज डिबेट मानो वॉर जोन जैसी लगती है। चैनलों के मालिक राजनीतिक पार्टियों के हैं जो कोई सच्चाई नहीं दिखाते, वो बस लोगों का ध्यान भटकाते हैं। मणिपुर जलता रहा, पहाड़ कटते रहे, खुलेआम करप्शन चल रहा है और आजकल तो एक कहावत बन गई है, साइंटिस्ट जेल में और रेपिस्ट बेल पर। क्योंकि आज सैकड़ों सोशल एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स जेल में पड़े हैं, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा रहा। आज मीडिया किसी सेलिब्रिटीज के अफेयर्स की न्यूज या उनके ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन के बारे में दिखाता है, क्योंकि सच्चाई उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। अब टीआरपी सच्चाई से बड़ी हो गई है। लोगों का गुस्सा बस सोशल मीडिया के किसी पोस्ट पर निकलता है और फिर हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग भूलने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। यहाँ कोई भी चीज 2 दिन ट्रेंडिंग में रहती है और फिर दूसरी आ जाती है और लोग पहली वाली को ऐसे भूल जाते हैं जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर कोई सच्चाई दिखाता है तो लोग उसका विरोध करते हैं, उसे सवाल करते हैं, उसे देशद्रोही, अर्बन नक्सल, गद्दार और आतंकवादी का लेबल दिया जाता है। सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, लेकिन खामोश रहना कभी कभी जिम्मेदारी से भागना होता है। अब फैसला आपका है, क्या ये सच में आजादी है या सिर्फ आजादी का भ्रम है?